गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9 हिंदी माध्यम विषय सामाजिक विज्ञान खंड फर्स्ट इतिहास अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पहले मैं आपको यूरोप में समाजवाद के बारे में ही आपको बता रहा हूं। ओनली आपको समाजवाद के बारे में समझना। रूस की क्रांति अपन बाद में पढ़ेंगे। तो यह दे रखा है पॉइंट नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन का युग। सामाजिक परिवर्तन का युग। तो यहां दे रखा है यूरोप में समाजवाद। तो कहने का मतलब इस पाठ का अर्थ यह है कि यूरोप में राजाओं का शासन था। जैसे कि यहां मैंने नाम दे रखा है जार निकोलस सेकंड। यूरोप में एक राजा का शासन था और उस राजा ने यूरोप में एकाधिकार कर रखा था। एकाधिकार का मतलब होता है अपने जो भी कार्य करना अपने मन मर्जी से करना, प्रजा से कोई उसका लेना देना नहीं था। तो उसने यूरोप की जनता राजा के शासन से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर कंगाल हो गए थे, गरीब हो गए थे। इसलिए वहां की जनता ने वहां के राजा को या वहां के अमीर लोगों का या वहां के पादरी लोग हैं, कुलीन वर्ग के लोग हैं, उन्होंने यूरोप की जनता पर अपना एकाधिकार कर लिया था, जिससे वहां की जनता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से वो कंगाल हो गए थे, गरीब हो गए थे। इसलिए वहां के बड़े लोगों को, अमीर लोगों को और राजा के शासन को लोगों ने परिवर्तन करने का एक वो क्रांति करी होगी। तो इसलिए ये अपन ये पाठ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहां दे रखा है समाजवाद ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षमता पर अधिकार। यूरोप में राजा का शासन लोगों के ऊपर, जैसे कि वहां के लोगों के ऊपर कुलीन वर्ग का अधिकार था, मतलब बड़े लोगों का अधिकार था, पादरी वर्ग का अधिकार था, अमीर लोगों का अधिकार था, बड़े बड़े उद्योगपतियों का वहां उन लोगों का अधिकार अधिक था। मतलब तो इससे जो गरीब लोग हैं वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग वाले लोग कमजोर हो गए, गरीब हो गए। तो इसलिए उन्होंने एक परिवर्तन करा होगा उनको वहां से उनकी सत्ता से दूर करने का। फिर आपका यहां दे रखा है पॉइंट नंबर 1। अपन इस पाठ में 1 से लेके 4 पॉइंट पढ़ेंगे, पर एक पॉइंट को समझना जरूरी है। क्या है? तो यहां दे रखा पॉइंट नंबर 1, यूरोप के लोग समाजवाद को परिवर्तन के पक्ष में थे। यूरोप के लोग समाजवाद को परिवर्तन के रूप में थे। कहने का मतलब इस पॉइंट का अर्थ यह है कि यूरोप के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक से गरीब हो रहे थे, कंगाल हो रहे थे। इसलिए उन लोगों ने, वहां के लोगों ने कुलीन वर्ग का, पादरी वर्ग का, अमीर वर्ग को, उद्योगपतियों को और राजा के शासन को हटाने के लिए एक क्रांति खड़ी कर दी, मतलब एक आंदोलन खड़ा कर दिया। ये इसका अंदर है। दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज मतलब उस समय बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने होंगे, रेलवे उद्योग होगा, तो उन उद्योगों में मजदूर लोग काम करते थे, पर उनको
सही टाइम पे मजदूरी नहीं मिलती थी, अधिक टाइम पे उनको काम करवाया जाता था। तो इस कारण से भी वो इन लोगों को परिवर्तन करना चाहते थे। तीसरा पॉइंट फिर अपन पढ़ेंगे, यूरोप में समाजवाद का आना। फिर धीरे धीरे वहां के लोग जागरूक होते गए और जो बड़े लोग थे, कुलीन वर्ग हो, पादरी वर्ग हो, अमीर लोग हो, उद्योगपति, उनको वहां के लोग आंदोलन के द्वारा, क्रांति के द्वारा हटाने की कोशिश करने लगे। चौथा पॉइंट फिर अपन पढ़ेंगे, समाजवाद के लिए समर्थन। मतलब चौथे पॉइंट में अपन पूरे यूरोप की जनता जागरूक हो गई और सभी एकजुट होकर उनके विरुद्ध आंदोलन करने लगे या क्रांति करने लगे, ताकि इन व्यक्तियों से वह आजादी प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक में अपना एकाधिकार कर लिया था, जिससे वहां की जनता गरीब होती जा रही थी। तो 4 पॉइंट अपन इस भाग में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले अपन अध्याय पॉइंट नंबर 1 यहाँ दे रखा है, यूरोप के लोग समाजवाद को परिवर्तन के पक्ष में थे। यूरोप के लोग समाजवाद के परिवर्तन के, तो परिवर्तन कैसे कर, तो परिवर्तन वो एक क्रांति करके, उनके विरुद्ध एक आंदोलन करके उनको उनके पद से वो क्या करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। तो जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया था, यूरोप एक राजा था जहाँ निकोलस सेकंड, उन्होंने अपना यूरोप में लोगों के ऊपर एकाधिकार कर रखा था। कुलीन वर्ग, उन्होंने भी गरीब लोगों के ऊपर एकाधिकार कर रखा था। पादरी वर्ग का भी एकाधिकार था। अमीर वर्ग थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने गरीब लोगों के ऊपर एकाधिकार रखा था। इसलिए वहां की जनता गरीब होती गई, इसलिए वहां के लोगों ने क्रांति करी और उनको हटाने के लिए आंदोलन खड़ा करा। उदारवादी लोग, अब यूरोप के लोग समाजवाद को हटाने के लिए 3 भागों में बटे होंगे। 3 भागों में वाले लोग थे, 3 भागों वाले लोग थे। एक तो उदारवादी लोग थे, जो बड़े लोगों को अपनी गद्दी से हटाना चाहते थे। रेडिकल के लोग थे और रूढ़िवादी लोग थे, जो समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए 3 तरह के लोग थे, उदारवादी लोग थे, रेडिकल लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे। उदारवादी लोग क्या करते थे, देखो, उदारवादी लोग, उनके मन में यह था, उदारवादी सभी धर्म जाति के लोगों को बराबर की जगह मिले, उनके साथ कोई पक्षपात ना किया जाए। उदारवादियों के मन की भावना या उनकी विचारधारा यह थी कि यूरोप में सभी जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को बराबर की जगह मिले, उनके मन की भावना ये थी। और दूसरा पॉइंट है रेडिकल लोग। रेडिकल लोगों के मन की भावना क्या थी, उनके मन की भावना ये थी कि यूरोप में मताधिकार का, महिलाओं को अधिकार मिले। यूरोप में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, तो रेडिकल वाले लोग महिलाओं को भी मत करने का अधिकार दिया जाए। संपत्ति का विरोध, बड़े बड़े लोगों के पास अधिक संपत्ति थी, उनका विरोध ये रेडिकल वाले लोग करते थे। उद्योगपतियों के खिलाफ ये रेडिकल वाले लोग थे, ताकि इन लोगों के खातिर ही ये लोग एकाधिकार ना कर पाते, इन लोगों की एकाधिकार ना कर पाते। तीसरा पॉइंट आपका आता है रूढ़िवादी लोग। उनके मन की भावना क्या थी, तो यह दे रखा है, रूढ़िवादी लोग उदारवादी और रेडिकल दोनों के विपरीत थे। वो दोनों के विपरीत थे, वो इनके खिलाफ, रूढ़िवादी लोग उदारवादी और रेडिकल के खिलाफ थे। उनके मन में थे कि उदारवादी लोग धर्म जाति को जगह नहीं देना चाहते थे और रेडिकल लोग मताधिकार संपत्ति के विरुद्ध थे। उनके दोनों के खिलाफ ये रूढ़िवादी लोग खिलाफ थे।
तो सबसे पहले आपको ये समझना है समाजवाद में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सत्ता पर किसका अधिकार था। तो समाजवाद में कुलीन वर्ग का अधिकार था, पादरी वर्ग का अधिकार था, अमीर वर्ग का अधिकार था, उद्योगपतियों का अधिकार था, और वहां का शासनदार निकोलस को वहां के लोग अपनी सत्ता से हटाना चाहते थे अपने, तो इसलिए वहां के समाज परिवर्तन करना चाहते थे। ये पॉइंट नंबर 1 मैंने पढ़ा है। अब अपन ये पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। थैंक यू।